कल का लेक्चर किस किस को क्लियर था? अपनी हैंड रेज कर लें। आप में से जिस जिसको कल का लेक्चर क्लियर था, ये समझ आई थी, वो अपना हाथ अच्छा। सर अदन, मैं वदन। सदन, आप जो है वो हमारे पास रिटर्न वैल्यूज को जो है वो रिवाइज करेंगी। आपको जैसे भी समझ आई है आप कर सकती हैं, बेशक गलती बता सकती हैं, हम आपकी करेक्शन करेंगे। पार्टिसिपेंट्स देखें, इस तरह से नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट रोज प्रेजेंट किया करे, रिवाइज करवाया करे, कोई भी हो वॉलंटियर कर दिया करे। इस तरह अगर आप लोग बस खामोशी से बैठे रहेंगे, ना क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ना बताएंगे कि हमें नहीं समझ आई थी या हम दोबारा समझना चाह रहे हैं, तो इसका ना आपको फायदा होगा ना हमें। ये तो फिर ऐसे ही है कि हम यहाँ पे ट्रेनर जो भी होगा वो बोलता रहेगा और आप लोग बस मीटिंग में प्रेजेंट हैं, शो हो रहा है, आपके नेम शो हो रहे हैं, लेकिन मेंटली आप एब्सेंट हैं। फिर इस तरह तो आप लोगों को नहीं आएगी प्रोग्रामिंग। आप में से किसी को थोड़ी सी भी समझ आई है मैम कुछ मैं है? क्लास मैंने नहीं ली थी, लेकिन मुझे क्या पता है, मैं रिवीन करवाती। जी सर, आप करवा सकते हैं बिल्कुल। मैम जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू है, तो इसमें हमारे पास जो वो वैल्यू हम फंक्शन के अंदर कोई भी हमने आर्गुमेंट दी है, या तो फंक्शन वो से एज अ पैरामीटर लेगा, और उसको जो भी हमने इसे नीचे जिस तरह हमारे पास है फर्स्ट दिया हुआ है रिटर्न, वो क्या करेगा, जो हमने उसे फंक्शन को पैरामीटर यानी कि आर्गुमेंट पास करना है, वो उस आर्गुमेंट को लेगा, जो नीचे हमारे पास ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करके वो रिटर्न कर देगा फंक्शन को, और फंक्शन वो हमें जो उसका रिजल्ट होगा वो पास कर देगा, जो हमने उसका वेरिएबल यानी कि जो इंटेंस बनाया होगा फंक्शन का वेरी फॉर एग्जांपल, जिससे हमने एक वेरिएबल बनाया ए बनाया है, तो इसके अंदर हमने क्या कहा है कि जो भी माई फंक्शन से माई फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया 5। ये जो 5 है ये ऊपर हमारे पास एक्स के अंदर जो पैरामीटर है उसके अंदर जाएगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, इस जो 5 हमने पहले दिया हुआ है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, जो कि हमने आर्गुमेंट लिया है 5, वो 5 इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर आएगा 25। और वो 25 जो जो फंक्शन है ये वैल्यू रिटर्न कर देगा किसको, ये फंक्शन जहाँ पे हमने कॉल किया है, और इसको हमने किसके अंदर स्टोर करवाया, ए के अंदर। और जब हम प्रिंट ए करेंगे तो ए के अंदर हमारे पास 25 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, उसको वो प्रिंट कर देगा 25। सिंपली मैम ये वर्क करता है। और दूसरा हमारे पास जो है इसमें पास स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली इसके लिए यूज होती है कि अगर हम कोडिंग कर रहे हैं, तो अगर हमने कोई फंक्शन पहले डिफाइन किया है लेकिन हमने उसे कॉल की है, या अगर कोई इसके अलावा भी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिससे हमने नीचे यूज नहीं करना, तो हम उसे पास करते थे। पास से क्या होता है कि वो उसको रन नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो कंपाइलर होता है पाइथन का वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन हमारे एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम सिंपल वहां पे पाथ लगा देते हैं। पाथ क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाता है। सिंपल ये है। हम्म थैंक यू सर शहबाज, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ईच एंड एवरी स्टेप और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन बताइए। अगर सबको क्लियर है तो मैं अपना जो नेक्स्ट है ना हायर ऑर्डर फंक्शन उसको देखूंगी, एंड जो है ना आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, दैट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मैंने आप लोगों से पूछा एंड मुझे ऐसा रिस्पॉन्स आया। मेरे पहले कभी भी नहीं ऐसा हुआ आप लोगों में से कि मैंने पूछा और आप लोगों ने जवाब ना दिया हो। हालांकि ये सेशन आप लोगों के लिए ही है। ओके, सो मैं जो है ना अपना अब
एक बार हायर ऑर्डर फंक्शन देख लेती हूँ। जो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है, हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शंस को लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट और रिटर्न अ फंक्शन एज अ रिजल्ट इन सिंपलर टर्म। और हायर ऑर्डर फंक्शन इधर एक्सेप्ट फंक्शन एज इनपुट प्रोसीजर फंक्शन है और आउटपुट। तो हमारे पास इसमें आप लोग यूँ समझ लें कि जो है ना, ये फंक्शन को एक्सेप्ट करते हैं एज एन इनपुट, जिसमें हम लोगों ने अपना एक डेप्थ जब हम लोग लिखते होते हैं पाइथन के अंदर, इसका मतलब होता है ये फंक्शन है। एंड मैं अब ऐड करवाना चाह रही, तो मैंने उसको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन दे दिया खुद से ऐड नाम का, जिसके अंदर मैंने दो जो है वो अपने दे दिए पैरामीटर, जिसे हम कहेंगे एक्स और वाई। ठीक है। एंड मैं रिटर्न कर रही हूँ एक्स प्लस वाई, जो कि क्या काम करेगा, मेरे पास एक सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करवा के जो है उसकी वैल्यू सेव करके रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस फंक्शन में सिंपली मेरे पास दो वैल्यूज ऐड अप हो रही हैं, जो कि एक्स और वाई हैं, जो कि क्या काम करेंगी, मेरे पास सिर्फ वैल्यूज जो हैं अपना काम करके, ठीक है, वो वापस कर देंगी। जैसे हम इस रिटर्न की एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, हम मशीन्स को थोड़ी सी इनपुट देते हैं एंड उसके रिजल्ट में हम लोगों ने हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है एज एन आउटपुट। ठीक है। तो आप लोग वही आउटपुट जो है ना समझ ले कि वो जो है ना वो रिटर्न की फॉर्म में होती है। तो रिटर्न फंक्शन भी सिमिलर जो है ना हमारे पास यही काम कर रहा होता है। ठीक है। इसी तरह मैंने सब्ट्रैक्ट के लिए फंक्शन बनाया है एंड अप्लाई ऑपरेशन। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसके अंदर जो है ना, अब मुझे वैल्यूज भी तो देनी है ना, मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ है, मैंने कह दिया डेफ अप्लाई ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस डाल के मैंने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दे दी। ठीक है। अब सबको पता है जब भी हम लोग पैरामीटर देना चाहते हैं ना, तो हम लोग उसको क्या कॉमा से सेपरेट करते हैं। देन मैंने एक रिजल्ट नाम का बनाया वेरिएबल, उसके अंदर मैंने कह दिया ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ कौन सा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, जो मैंने ऊपर एज अ पैरामीटर दिए थे कि इन दोनों को करना है इस्तेमाल। देन रिटर्न रिजल्ट। अब मैं जब रिजल्ट रिटर्न करवाऊंगी ना, उसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा उसको करके जो है ना वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। मैं सिंपली इसे अगर इसे रन करवाऊं ना, इसका आंसर 8 आया, क्योंकि अगर मैं सम रिजल्ट को देखूं ना, मैंने कहा था मेरा जो प्रिंट करवाओ ना सम रिजल्ट करवाओ। ठीक है। इसके अंदर अप्लाई ऑपरेशन किया, ऐड वाला मैंने कहा मेरे पास फंक्शन अप्लाई करो, ऐड वाले के अंदर सिंपली दी हुई थी एक्स वाई, मैंने आगे दे दिया 5 और 3, मतलब मेरे ये वाली वैल्यू 1 की जो वैल्यू है ना वो इक्वल टू 5 है, एंड अगर मैं वैल्यू 2 की वैल्यू देखती हूँ ना, वो मेरे पास 3 है। ठीक है। मैं अगर इन पे जब ये ऐड लगाया ना, तब ये इसने इस चीज को देखा मेरा वेरी फर्स्ट स्टेप को। ठीक है। जो कि ये चीज थी, ऐड ऑपरेशन मेरा क्या करेगा, मेरे दो वैल्यूज को करके प्लस कर देगा। ठीक है। अब मेरे पास 5 और 3 थी, इसने क्या किया, उन दोनों वैल्यूज को एड अप किया, 5 प्लस 3 एंड 8 जो है ना हमारे पास आ गया सेव होके यहाँ। ठीक है। जब मैंने इससे कहा ना सम रिजल्ट करो, इस रिटर्न के अंदर जो भी वैल्यू यहाँ सेव हुई थी बाय यूजिंग माय अप्लाई ऑपरेशन, सम रिजल्ट के अंदर आके वही सेव होगी। एंड व्हेन आई से प्रिंट सम रिजल्ट, देन ये क्या करेगा, मेरे पास उस चीज का रिजल्ट शो करवा देगा जो कि अभी अभी रिटर्न होकर आया होगा। एक मिनट मैम, ये रिटर्न भी तो यही काम कर रहा है कि वो दो वेरिएबल्स को ऐड ही कर रहा है और उसको सेव कर रहा है, तो प्रिंट में भी तो वही चीज आ रही है, तो फर्क क्या हो रहा है? वो शो नहीं करा रहा है, ये शो क्यों करा रहा है? अच्छा, रिटर्न सिर्फ हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज को सेव करा के रख सकता है, बट बाय यूजिंग माय प्रिंट फंक्शन इट कैन शो मी अ वैल्यू। अगर मैं देखती हूँ ना, सिर्फ यहाँ पे मैं कोड लिखती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं कह दूं डेफ एट, एंड मैं कह दूं एक्स एंड माय वाई। ठीक है। एंड क्योंकि इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि मैं इससे कॉलन लगाती होती हूँ, एंड देन मैं ऊपर कह दूं कि जो है ना मेरे पास नीचे क्या करो, मैंने अपनी रिटर्न करवा दिया किसको, मेरे एक सेकंड, एक्स प्लस वाई को। ओके। अगर मैं इसे सिंपली रिटर्न करवाती हूँ ना अपनी वैल्यूज दे के यहाँ पे, रुको, बाय कॉलिंग माय फंक्शन ऐड, और मैं इसके अंदर कह दूं 3, देन ये मेरे पास ये काम करेगा। लेकिन
मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है ना, मैं चाह रही थी कि सम रिजल्ट वाला नाम का एक वेरिएबल बनाऊं जिसके अंदर मैं अपने रिटर्न की वैल्यू स्टोर करवाऊं, एंड आफ्टर स्टोरिंग इट मैं उसे जो है ना आगे जाके शो करवाऊं। ठीक है, इसीलिए जो है ना मैंने क्या किया, मैंने अपना प्रिंट फंक्शन लगाया है जो कि मेरा क्या काम कर रहा है, मेरे रिटर्न को वैल्यू जो है उसको स्टोर करके सेव करके मेरे पास एक वेरिएबल सम के नाम से जो मैंने बना रखा था उसमें सेव करा रहा है, एंड देन उसी फंक्शन का जो हम लोगों ने नया वेरिएबल बनाया है उसके नाम से मैं प्रिंट करवा रही हूँ अपनी स्क्रीन पे। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन है वो एज अ पैरामीटर पास हो रहा है दूसरे फंक्शन के अंदर, ऐसे ही। तो मिस्टर लिशबाब आपको क्लियर है? नहीं, मुझे ये मसला आ रहा है कि अगर आप जो कह रही हैं तो फिर हमने इसको यूटिलाइज कहीं आगे किया है क्या, जो सेव हो गया आगे? मुझे इस बनाने का रिटर्न एक्स प्लस वाई करने का मैंने अगली कौन सी लाइन में इस वैल्यू को यूज किया है बाय डायरेक्ट फंक्शन, तो फायदा है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली उसी लाइन में ये ऑपरेशन नहीं कर सकती परफॉर्म, जहां पर हमने फिर ये क्यों बनाया है फंक्शंस? जब ये रिटर्न होके सेव हो रहे हैं तो कहीं यूटिलाइज तो करना चाहिए था ना हमें इसे एज अ मेमोरी। जी बिल्कुल मैम, अगर एक फंक्शन से हमें जो सोल्यूशन मिल रहा है हम उस सोल्यूशन को यूज करते हुए बाद में कहीं यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए रिटर्न जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ग्रेडिंग सिस्टम की कल एग्जांपल दी थी, एक फंक्शन ऐसा है जो आपके ग्रेड बता रहा है। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ग्रेड्स होते हैं, अब वो ग्रेड की वैल्यू हमने सिर्फ एक दफा प्रिंट नहीं करवानी होती, वो आगे कई जगहों पे यूज होती है, मे बी आपके रिजल्ट फॉर्म में शो करवाने के लिए या फिर उस ग्रेड की अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेड्स आपको दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन करने के लिए या एक मेरिट लिस्ट टाइप बनाने के लिए। तो यानी कि उस वैल्यू का कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल चाहिए है उस ग्रेड के ऊपर, या अगर कोई और एग्जांपल होती, कोई और सोल्यूशन हमारे पास होता, हमने उसके बाद कैलकुलेशन करनी होती। तो ऐसा कोई कीवर्ड होना चाहिए या ऐसा कोई तरीका होना चाहिए हमारे फंक्शन की जो आउटपुट हमें मिल रही है वो स्टोर हो जाए। इसके लिए रिटर्न कीवर्ड है जो उस हमें जो आउटपुट की वैल्यू मिल रही है उसको उठा के दे रहा है उस फंक्शन के, उसको जब हम कॉल करें वहां पे। अब हम फंक्शन कॉल अगर किसी वेरिएबल के अंदर कर लें, फॉर एग्जांपल जैसे जहाँ पे मैम ने फंक्शन कॉल किया था शायद वो सम वाला फंक्शन था, हम उसको वेरिएबल a इज इक्वल टू सम ब्रैकेट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स उसके सॉरी आर्गुमेंट्स, तो फिर क्या होगा कि उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू जो फंक्शन के सारे प्रोग्राम से होती हुई आ रही है वो स्टोर हो जाएगी और उस वेरिएबल को आगे हम यूज कर देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हमने वेरिएबल फंक्शन के अंदर रिटर्न यूज नहीं किया, सिर्फ प्रिंट किया, तो वो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे सिर्फ तब हमें उसकी वैल्यू शो करवा देगा, उसकी वैल्यू कहीं पे स्टोर नहीं हो रही। ओके, इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि ये जो ऐड और अगर सबट्रैक्ट अगर मैं यूज करती हूँ तो ये पहले से इसके पीछे ये सेव हुआ होगा, तो वो सिर्फ मुझे यूज करना पड़ेगा ऐड का सिंबल फॉर फंक्शन, तो वो मौजूद होगा। दैट इज हम्म। योर। ओके, थैंक एक और बात भी हो रही है इसके अंदर, वो ये कि अब हमने देखे डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए थे ना, एक ऐड एक सब्ट्रैक्टर के लिए, ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई के लिए भी एक फंक्शन बना लूं, इसने सिर्फ मेरे ऐड वाले फंक्शन को जो है ना वो करवा, मैंने चाह रही थी कि मैं सिर्फ अपना ऐड वाला फंक्शन करवाऊं, ठीक है ना, ये वाला फंक्शन कॉल करवाऊं, पूरे हर मतलब सब्जेक्ट वाला नहीं चाह रही थी। दैट्स वाई जो है ना मैंने अपना यहाँ पे जो है वो यूज किया है। यू। ओके, हम्म। तो आज का जो टॉपिक है ना वो हमारा था रिकर्शन। ठीक है, मैं अगर रिकर्शन की बात करूँ ना तो हमारे पास समझ लो ऐसा होता है कि इन्फिनिट लूप जब अप्लाई हो रही हो ना, बार बार एक ही काम सेम प्रोसेस जो है वो अप्लाई हो रहा हो, तो उस चीज को हम लोग नॉर्मली रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम प्रॉब्लम। अब क्या होता है, आप जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मेरे पास सेम काम बार बार हो रहा है, ठीक है ना, वो रिकर्शन है। मैं एक मशीन को इनपुट दे रही हूँ एंड इट गिव मी एन आउटपुट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। ठीक है, यहाँ पे सिंपली जो है ना मेरे पास रिकर्शन हो रही है। क्या काम हो रहा है, मतलब एक फंक्शन जो है वो बार बार कॉल हो रहा है और अपना जो भी
उसको इनपुट दी गई है बाय यूजिंग इट्स ऑपरेशन, वो क्या करेगा, उसकी बार बार मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करके 1 बाय 1 लाइन के एग्जीक्यूशन करके आंसर जो है ना वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब क्या कह रही हूँ, इसके दो जो है ना एक एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं मेरे पास, एक होता है बेस केस एंड एक होता है रिकर्सिव केस। ठीक है, बेस केस जो होता है ना मेरे पास, वो ऐसा केस होता है कि एक काम जो है ना वो बार बार हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि एक हद पे जाके जो है ना वो खत्म हो जाए काम, मैं उसको बार बार आगे मूव नहीं करवाना चाहती। ठीक है, मैं उसे तोड़ना चाहती हूँ, मैं उसे रोकना चाहती हूँ कि वो काम जो है ना मैं आगे नहीं करवाना चाह रही, तो इसलिए जो है ना बेस केस लगाती हूँ। बेस केस जो है वो क्या करता है, मेरे पास जो भी कंडीशन अप्लाई हो रही होती है बार बार, ये रिकर्शन चल रही होती है, उसको रोक देता है। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन फॉर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे पास सिंपल एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो भी प्रॉब्लम का आता है। ठीक है ना, ये बनता है। अगर मैं रिकर्सिव केस की बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है, द फंक्शन कॉल इटसेल्फ विदाउट विद मॉडिफाइड पैरामीटर्स अप्रोचिंग द बेस केस स्टेप बाय स्टेप, कि वो अपना काम जो है ना हर स्टेप में बारी बारी परफॉर्म कर देता है अनटिल जब तक हमारा बेस केस उसको नहीं मिल जाता। ठीक है, मतलब एक तरह से समझ लिया वो एक ऐसा केस है जो कि अपना काम रिकर्सिवली बार बार परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसकी प्रोग्राम की तरफ जाऊं जिससे आपको ज्यादा इजीली क्लियर होगा कि ये हमारे पास जो है ना वो क्या काम कर रहा है। ऐसे ही समझ लें कि जो है ना हमारे पास ये एक तरह से ब्रेक स्टेटमेंट होती है, जो कि क्या काम करती है, ब्रेक नाम नहीं होता पर ये एक काम ये कर रही होती है कि इसे तोड़ रही होती है, उसको एंड अप पे पहुंचा रही होती है। तो अब मैं एक प्रोग्राम दे रही हूँ किसके लिए, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल का सबको पता ही होगा कि अगर मैं मैथ की बात करूँ ना तो जो अगर मैं 5 का फैक्टोरियल लेती हूँ तो 5 4 3 2 1 उनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो है ना वो वैल्यू रिटर्न कर देता है। अगर मैं 4 का लेती हूँ तो 4 3 2 1 इस तरह दे देता है। अगर मैं 3 का लेती हूँ तो 3 2 1 इस तरह मुझे दे देता है। तो उसके लिए जो है मैं क्या करूंगी, मैं जो है ना अपना अब प्रोग्राम राइट करूंगी। मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ के नाम से और साथ में यूजर डिफाइंड दे दिया इसको फैक्टोरियल। ठीक है, एंड एक इसको दे दिया पैरामीटर जो कि था n। अब मैंने क्या किया, मैं आपको इसे क्लियर करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैंने पहले एक फंक्शन बना लिया जिसको मैंने दे दिया फैक्टोरियल का नाम, एंड उसके अंदर मैंने एक अपना पैरामीटर पास करा दिया, इसको कह दिया n। अब मैं अपने जो है ना पहले मैं चाह रही हूँ रिकर्सिव सोल्यूशन बनाओ। रिकर्सिव सोल्यूशन जो है ना मेरा क्या काम करेगा, वो मेरा ये काम करेगा कि मुझे वैल्यू रिटर्न करवानी है। किसकी वैल्यू रिटर्न करवानी है, मेरा n। एन जो है ना मेरा वो नंबर होगा जो कि मैं दूंगी कि इसका मुझे फैक्टोरियल निकाल के दो। ठीक है, वो मेरा मेन नंबर, एंड देन मैं मल्टीप्लाई करा लूंगी किसके साथ, मेरा फैक्टोरियल, उसी चीज को मैं कॉल कर लिया। एंड देन जो है ना मैं कह दूंगी n-1। n-1 जो है ना मेरा वो ये काम कर रहा होगा, पहले 5 था ना, फिर वो 4 कर देगा, फिर वो 3 कर देगा, 5 मतलब ऐसे करके, फिर जो है ना 3-1 2 कर देगा, फिर 2-1 इस तरह मेरे पास जो है ना 5 4 3 2 1 जो है उनकी कलेक्शन को लेने के लिए मैं ये चीज अप्लाई करूंगी। अब अगर मैं खाली ये चीज दूं ना तो वो बार बार एक ही काम परफॉर्म करी जाएगा अनरिपीटेडली। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ ये जो इस चीज को मैं नाम दूंगी कि ये मेरा होता है रिकर्सिव केस। ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ जी। एक मिनट, ये जो फैक्टोरियल डेफिनेशन के अलावा जो अंदर रिटर्न में लिखा हुआ है, दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन या ये भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को ही शो करे, ये जो आपने टाइप किया? ये चीज हाँ, रिटर्न में आपने n इंटू फैक्टोरियल n-1, तो यहाँ जो फैक्टोरियल हम्म लिखा हुआ है दैट विल बी द सेम जो कि डेफिनेशन में आपने दिया हुआ है, या ये यूजर डिफाइन ये बिल्ट इन होता है? ये देखिए, जी, ये हमने सेम चीज वही इस्तेमाल किया, यूजर डिफाइंड वाला फंक्शन। ओके ओके। हम्म तो अब मैं चाह रही थी कि मेरे पास एक आ गया रिकर्सिव केस। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं आगे पहुंचू ना तो कहीं एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाए,
उसके लिए मैं एक कंडीशन लगाऊंगी, ठीक है, जिसको मैं बेस केस का नाम देती होती हूँ। मेरा वो क्या काम करता है, एक हद तक जाने के बाद उस काम को, एग्जीक्यूशन को स्टॉप करवा देता है, ठीक है। उसके लिए जो मैं अपने सिंपल कंडीशन इस्तेमाल कर रही हूँ, इफ एंड एल्स, ठीक है। जो कि क्या काम करती है, मैं कहती हूँ अगर मेरा एन जो है वो इक्वल इक्वल आ जाए 0 के, ठीक है, और एन जो है अगर वो मेरा इक्वल इक्वल हो जाए 1 के, ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई भी अगर मेरी वैल्यू आ जाए, देन वो क्या करे, मेरे पास सिंपली जो है रिटर्न कर दे 1। एट दैट पॉइंट सिंपली मेरे पास 1 रिटर्न कर दे, ठीक है। और एल्स केस में वही सेम चीज जो मैंने ऊपर राइट की हुई थी ना, वो आ जाएगी मेरे पास। वो ये होगी कि वो ये होगी कि रिकर्सिव केस जो भी था ना मेरा सारा, वो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं कह दूंगी कि ये चीज। अच्छा, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम लूप और रिकरियन में क्या फर्क है? अच्छा, एक काम जो आप बार बार हो रहा है, ठीक है, और उसे जो सेम चीज आप जैसे एक चीज बार बार फाइंड कर रहे हो, ठीक है। आपने एक फंक्शन बना दिया एंड वो क्या काम कर रहा है, अब आपने उसमें कह दिया कि जो है ना रिटर्न कर दो मेरे पास n मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब जितनी भी n की वैल्यूज होंगी उसे बार बार परफॉर्म करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, एंड देन जो है ना वो आपको दे रहा है रिजल्ट, ठीक है ना। कहीं रुक नहीं रहा, आइटरेट करवाई जा रहा है, नॉन स्टॉप आइटरेशन उस पे हो रही है, ठीक है। वो काम जो है ना रिकर्सिव होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं हम लोग अक्सर डीएसए में देखते होंगे ऐसा कि एक काम, ये एक 1 नोड होती है, एक ये 2 इजी, एक एग्जांपल है, ठीक है। पहले ये मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, इसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक ये यहाँ पे घूम के गया, इसका काम है, ये एक पर्सन है, इसको एक ड्यूटी दी गई है कि तुमने इस पे जो है ना वो 6 टाइम पे मूव करना है, ठीक है, 6 टाइम्स मूव करना है। ये काम जो है ना, अब इसको जिम्मेदारी दे दी गई है, इससे यहाँ से मूव करना शुरू करना है, यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ से वापस आना है, एंड देन वापस ऊपर जाना है। बार बार ये यही सेम प्रोसेस जो है ना वो करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। सेम प्रोसेस वो बार बार कर रहा है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। दिस इज द रिकर्सिव केस। अब मैं इसको रोकना चाह रही हूँ ना, मैं इसको एक बेस केस दूंगी कि अगर ऐसा कहीं पर मौका आए जिसको, जहाँ पे वो स्टॉप करने का कहा, और जैसे मैं कह रही थी कि इसे ऐड जब 6 पे आए ना तब ये स्टॉप हो जाए, तो मैं उस जगह पे कहूंगी कि जब 6 पे पहुंचे ना, इफ माई नंबर इज इक्वल टू या माई पर्सन इज इक्वल टू 6, देन इट कैन बी रिटर्न स्टॉप, या फिर रिटर्न जो भी करवाना चाह रही हूँ इस टाइम पे वो कर दे। तो रिकर्सिव समझ ले आप, एक ऐसा काम है जो कि बार बार हो रहा है। फॉर लूप में तो स्पेसिफिक एक हद दी गई होती है ना कि यहाँ से यहाँ तक जाओ, उसके बाद रुक जाओ। लेकिन यहाँ पे तो ये काम हो रहा है कि आइटरेट हुई जा रहा है बार बार, वो अपनी जगह पे रुक नहीं रहा। ठीक है, तो समझ आ गई आपको? किसका क्वेश्चन था ये, लूप में और इसमें क्या डिफरेंस है? यस, क्लियर हो गया। हम्म। तो अब मेरे पास क्या करेगा, मैं अगर इसका, मेरे पास n की मैंने क्या दिया इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने सिंपली आपको ये बता दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इक्वल टू डाल के दे दिया माई फैक्टोरियल 5। अब मैं जो है ना, ये नंबर जो है जिसका मैंने ऊपर पैरामीटर दिया हुआ था, अब मैं कह रही हूँ कि मैं उसके अंदर 5 वैल्यू देना चाह रही हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट, जो कि क्या काम करे, मेरे 5 को करवा दे, मतलब जितनी बारी मैं फैक्टोरियल लेना चाह रही ना, 5 4 3 2 1, तो इस प्रोसेस को करवाना चाह रही हूँ। इसके लिए अब मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल जो है ना ये यहाँ पर आएगा, पहले पहले मेरी n की वैल्यू है 5, ठीक है। मैं एक सेकेंड, हम्म, एक सेकेंड, हाँ। तो ये सबको नजर आ रही है ना स्क्रीन? यस मैम।
इसमें मैं वही फंक्शन की सेम वैल्यू दी हुई है, ठीक है। मैंने कह दिया है कि पहले मेरा फंक्शन है, देन मैंने n की वैल्यू दी हुई है 5। अभी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद से मेरी कंडीशन चेक की कि क्या मेरी n की वैल्यू इक्वल है 0 के, ये कंडीशन होगी फॉल्स। एंड इसे सेकंड वाली कंडीशन देखी कि क्या मेरा n जो है मेरे 1 के इक्वल है, ये कंडीशन भी अभी जो है ना मेरी वो ट्रू नहीं हो रही। एक सिंपली और क्या मैम, करे। ये जो 1 के बाद ये 7 पे डायरेक्ट गया था, तो हमें ये फैक्टोरियल पहले नहीं लिखना चाहिए था इफ और एल्स में, क्योंकि जो अभी हो रहा था उसमें 1 के बाद वो पहले 7 वाली लाइन पे गया। इससे फर्क पड़ेगा या ये इसी अप्रोच पे लिखा जाता है? इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये देखें। पहले एक सेकंड इसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद इनकी जगह भी चेंज शफल करके देखेंगे इनसे ओके। कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इसने मेरा चेक किया केस कि क्या ऐसा हो रहा है, अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है देन ये 1 करो। अभी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं की, इसने सिंपल मेरे पास एल्स केस पे मूव किया। क्या किया, मेरा एन तो वैसे का वैसा ही था 5। अब मेरे एन में से एक -1 कर दिया, मतलब 5 - 1 किया तो आ गई 4। फिर इसने ऊपर जाके देखा, अब क्या मेरे जो है ना n की वैल्यू इक्वल टू 0 है, या फिर इन दोनों में से कोई एक केस ट्रू तो नहीं हो रहा। ये कंडीशन फिर से होगी स्किप, क्योंकि मेरे n की वैल्यू जो थी ना अभी थी वो 4। अभी अब ये दोबारा नीचे आया है, इसने ये सेम प्रोसेस जो है ना फैक्टोरियल में से n-1 किया। n-1 करने के बाद इसकी वैल्यू होगी 4 - 1 3, देन इसकी वैल्यू आ गई 3। अब ये फिर ऊपर गया, इसने फिर चेक किया कि क्या मेरी दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं कर रही। ठीक है, अगर तो ऐसा हो रहा है तो देन ये क्या करे, मेरे पास जो है ना सिंपली रिटर्न कर दे 1। लेकिन इसमें से अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिंपली एल्स केस पे आ गया और इसने क्या किया, मेरी वैल्यू थी 3, अगर 3 में से 1 माइनस कराऊं तो हो जाता है 2, तो यहाँ पर आ गया 2। अब ये फिर ऊपर जाएगा, और जब ये अब देखेगा ना मेरे पास कि n की वैल्यू जो है ना मेरी 1 है, तो मैंने क्या कहा हुआ है कि अगर मेरी n की वैल्यू 1 हो ना, सॉरी 2 है, तो अब मैं क्या करूंगी एट द एंड, फिर मेरे पास 2 - 1 कराएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाके देखेगा, जो मैं पहले कह रही थी कि अब ये देखेगा कि अगर मेरी वैल्यू 1 है, देन उसकी जगह पे क्या करेगा, मेरे पास सिंपली रिटर्न कर देगा 1। तो ये क्या करेगा, अब इसकी जगह इसने मुझे कर दिया 1 रिटर्न। एंड देन जो है ना अब मेरे पास इसने क्या किया, एल्स केस पे गया। जब एल्स केस पे जाके इसने देखा ना मेरे पास, अब सिंपली क्या होगा, यहाँ पर थी 1। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि इसने ऐसे करके मल्टीप्लाई भी तो होना है, 5 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे आ गया 2 एंड यहाँ पे 1। तो ये वापस इस तरह मतलब मल्टीप्लाई होना शुरू कर रहा है एट द एंड से। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि ये काम हो रहा है कि पहले इसने किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 जार 2, एंड 2 3 जार, देन करेगा आ गया 6, एंड अगर 6 4 जार करेगा तो इस तरह आ जाएगा 24, एंड अगर फिर ये इस तरह 5 पे जाएगा तो 120 आएगा। एट द एंड जो है मेरे पास रिजल्ट प्रिंट होगा कि 120 जो है ना मेरा गिवन रिजल्ट आ गया। तो आपको इसकी समझ आई कि ये कैसे हो रहा है। मैम ये लाइन 5 को जरा एक दफा डिटेल से एक्सप्लेन करें। यहाँ पे जहाँ लाइन पे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, फैक्टोरियल हमें वैसे इसे काट के n-1 भी लिखें तो चलेगा नहीं है? अच्छा, मैं ना चाह रही हूँ कि तो मेरे फिर ये पास जो रिकरियन तो खत्म हो जाएगी ना, फिर तो कॉल ही नहीं करेगा। हम्म, ये तो लूप तो नहीं है ना कि दोबारा वो आइटरेट करेगा। तो हम तो इधर वो रिकरियन के लिए क्या कर रहे हैं कि उसे वही उसी जो पहले वाला जो हमारे पास एन है उसकी आउटपुट को सेकंड फैक्टोरियल के लिए इनपुट के तौर पर फिर पास कर रहे हैं ऊपर वाले फैक्टोरियल को। ये तो हमारे पास रिकरियन होती है कि उसी जो फैक्टोरियल है उसी फंक्शन हमने बनाया है उसी को दोबारा कॉल करने, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज करके। हम्म। अच्छा, अगर किसी को कोई क्लियर बात नहीं है तो वो पूछ सकते हैं अपने माइक अनम्यूट करके। मैम, ये जो लास्ट वाली लाइन है रिटर्न वाली, इन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1, तो ये क्या हम्म। रूल है, मतलब कि पहले माइनस कर रहा है और फिर बाद में जो है ना मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मतलब मैं इसे समझ रही थी कि ये पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर माइनस
करेगा, इसका कोई रूल मतलब समझा दे। अच्छा, मेरे पास जो है ना, मैं फैक्टोरियल के लिए एक स्टेप दिया गया यहाँ पे, रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1। ये क्या कर रहा है, मेरे पास जो भी n की वैल्यू दी गई है ना अंदर, ठीक है, उसको कॉल अप कर रहा है। कॉल अप करने के बाद n-1 करा रहा है, मतलब जो भी गिवन वैल्यूज दी जाती है ना उसको उसमें से एक -1 कराता है। क्योंकि अगर आप मेरे पास फैक्टोरियल का रूल देखें ना, मैं अगर 6 को कहती हूँ तो इसने 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह होना होता है। मतलब हर स्टेप में से मुझे एक एक -1 मैं करती जाऊंगी ना, मुझे ये वाली वैल्यूज नेक्स्ट वाली अचीव होती जाएगी। ठीक है, मैं उस वैल्यूज को अचीव करने के लिए जो है ना, मैं यहाँ पे ये स्टेप करती हूँ, अपना n-1 करा देती हूँ। जो क्या करेगा, पहले मेरे पास देखेगा कि मेरी वैल्यू 6 थी n की, देन उसने क्या किया, मेरे पास जब -1 किया ना, इसकी वैल्यू आ गई 5। फिर इसने 5-1 किया ना, इसके पास आ गई 4। फिर 4-1 किया, इसके पास आ गई 3। फिर 3-1 करेगा, इसके पास आ गई 2। 1 बाय 1 करके ये वैल्यूज जो है ना वो गेट कर रहा है बाय यूजिंग माय फैक्टोरियल ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट n-1। ठीक है, एट द एंड जो है वो क्या कर रहा है, अब जो वैल्यूज उसके पास आई है ना माइनस करके, उसे वो गिवन वैल्यू जो थी ना n, उसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा है। क्योंकि अब जो थी ये वैल्यूज n बनती जा रही थी, एंड जब n बनी ना तो इसने सिंपली उन वैल्यूज को है मेरे n साथ कराया मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई कराने के बाद जो है वो सिंपली इनका एक रिजल्ट फॉर्म में मेरे पास जो है ना वो रिजल्ट रिटर्न कर देना है। नहीं मतलब क्या बॉडमास रूल जो है अप्लाई हो रहा है? नहीं, सिंपली जो है ना वो, मतलब पहले ब्रैकेट वाले को ही एग्जीक्यूट करना है ना? मैम मैं इसमें ऐड कर दूँ कुछ? जी ओके मैम नाज़ी, मुझे आपका कंफ्यूजन समझ आ रही है। आप ये कह रही हैं कि बोडमास रूल अप्लाई होगा और उसके मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें 3 से। तो अगर Yes. आप यहाँ पे गौर से देखें इसी लाइन नंबर 5 को, रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। n की वैल्यू तो उसको मिल गई लाइन नंबर 7 में 5। अब नीचे उसने लिख देना है, एक मिनट, अब इस लाइन को अगर हम देखें n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1, तो फर्स्ट में क्या होगा, पहले सबसे पहले क्या होगा, n हमें मिल गया 5। अब उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? अब वो वैल्यू उसने देखी कि यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है। फैक्टोरियल एक्चुअली क्या है, ये नेम है फंक्शन का। अब पहले भी किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन था कि क्या ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है या फिर कोई बिल्ट इन फंक्शन है। तो क्योंकि हमने इसका नाम फैक्टोरियल लिखा है इसलिए शायद लग रहा है इधर आप लोग लिख सकते थे नाजी, आप अपने नेम से फंक्शन को नेम कर देते। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए अब उसको करना पड़ रहा है फंक्शन, मैं सिर्फ f लिख रही हूँ, n-1 यानी कि 4। अब नेक्स्ट वैल्यू लिखने के लिए उसको ऑटोमेटिकली वो फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा और नेक्स्ट वैल्यू लाने के लिए। अब 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा ये देखने के लिए उसको अगेन ये फंक्शन दोबारा कॉल करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन का नेम है और उसका आगे आर्गुमेंट दिया हुआ है, इसीलिए ये रिकर्जन है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में वो ये लाइन एज इट इज है क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू तो भी हमने लेनी है 5 मल्टीप्लाई बाय। अब जब हमने दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ, दोबारा इस लाइन पे गया और उसने देखा कि यहाँ पे अब 4 लेना है, अगेन इफ स्टेटमेंट तो नहीं फुलफिल हो रही, वो एल्स पे चला जाएगा। अब वो फैक्टोरियल 4 का लेने के लिए क्या कह रहा है कि n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, ये अगेन फाइनली सारा काम हो रहा होगा। तो फिर अगेन यहाँ पे f ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी n मल्टीप्लाई बाय f ऑफ n-1 यानी के 3। आई होप आपको कुछ समझ आ रही हो मेरी इस खराब ड्राइंग से। Yes मैम। अब क्या होगा, अब हम लोगों को ये तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए दोबारा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन फंक्शन कॉल हो रहा है, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4 वैसे ही है और नीचे भी ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज आ जाएगा।
और ये फंक्शन जब दोबारा कॉल होगा तो इफ की जो स्टेटमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही तो वो एल्स पे चला जाएगा, और एल्स पे यही है कि रिटर्न कर दो n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। इस केस में अब n 3 है क्योंकि यहाँ से कॉल हुआ है ये फंक्शन दोबारा। फिर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे ही, और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब पीछे से एज इट इज रहेगा, और जब फैक्टोरियल यहाँ पे अगेन कॉल हो गया फंक्शन, दोबारा फंक्शन स्टेटमेंट पे जाएगा, और एल स्टेटमेंट यहाँ पे हो रही है फुलफिल क्योंकि एन ना तो 0 है ना 1 है, एन क्या है 2। तो फिर वो रिटर्न कर देगा एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी कि अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एफ सॉरी पहले 2 आएगा, 2 multiply by factorial of 1 1। अब जहाँ पे अगेन फंक्शन कॉल हो गया, अब अगेन पीछे से ऐसे होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और f की अब सॉरी फैक्टोरियल की वैल्यू अप्लाई हो रही है 1 पे, दोबारा फंक्शन कॉल हुआ जहाँ पे देखेगा यहाँ पे अब इफ स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है, क्योंकि इसमें है कि अगर n इक्वल है 0 के या फिर n इक्वल है 1 के तो फिर हमें रिटर्न कर दें सिंपली 1, और ये हमारी बेस केस थी तो यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। अब इसके बाद जब 1 रिटर्न हो रहा है तो आगे फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे फंक्शन दोबारा कॉल नहीं होगा बल्कि इसका सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन क्या था कि यहाँ पे था 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, समझो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें फैक्टोरियल की तो वो भी यही है कि 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस, और ये रिकर्जन के थ्रू हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है। जब इसको वो सिंपली मल्टीप्लाई करेगा तो जो आंसर आता है वो हमें प्रिंट कर देगा। ओके मैम, क्लियर है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज मी मैम, ये मैंने पूछना था कि ये जब वो उस कंडीशन पे पहुंच जाता है, जब उसको ये इफ n इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो रिटर्न वो 1 क्यों नहीं करता? और ये क्या इफ और एल्स की ये इसी तरह ही होता है कि अब 2 रिटर्न हो तो उसको कैसे फैसला करता है कि ये वाला रिटर्न करना है या ये वाला? इस केस में अगर आप कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का है तो उसने 1 क्यों नहीं रिटर्न किया, उसने 1 रिटर्न किया यहाँ पे, ये 1 तक हमारे पास आया है, और इसके बाद कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा क्योंकि पहले इसलिए फंक्शन दोबारा कॉल होता था, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाती थी, और ये वैल्यू आती थी इस स्टेटमेंट की वजह से कि फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इसने रिटर्न की और उसके बाद फिर इनको सबको मल्टीप्लाई करके इसने रिटर्न करना है। मैं मुझे ये समझ नहीं आ रही ना कि अब जब वो ऊपर भी रिटर्न आपने लिखा हुआ है कि रिटर्न 1 कर दे, और नीचे हमने लिखा हुआ है वो फैक्टोरियल उसका जो वो तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन इसने ये फैसला कैसे किया इसने कि रिटर्न 1 करना है कि रिटर्न ये फैक्टोरियल वाली चीज करनी है? अच्छा, मुझे आपकी क्वेश्चन के आंसर समझ आ गया। अब आप इसको फर्स्ट आइट्रेशन में कह लेती हूँ, फर्स्ट आइट्रेशन में ही आप देखें जहाँ पे हमारे पास आंसर आया था 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल इस स्टेटमेंट की वजह से, इसमें वो गया ही नहीं था क्योंकि वो स्टेटमेंट नहीं फुलफिल हो रही थी, एल्स की अंदर आ गया था। अब आपका कहने का मतलब है कि रिटर्न ये वैल्यू कर दी तो यहाँ पे फंक्शन को एंड हो जाना चाहिए, ये वैल्यू रिटर्न कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इधर फंक्शन अगेन कॉल हो रहा था। अब जब तक ये फंक्शन कॉल होता रहेगा ये एक तरह से दरमियान में अटका रहेगा कि इसके पास रिटर्न करने के लिए क्या वैल्यू है। जब हमें वो आंसर दे रहा है उस आंसर में कह रहे हैं कि फंक्शन कॉल करो, फिर उसने फंक्शन कॉल किया, ये आ गया, फंक्शन कॉल किया, ये आ गया। अब 1 जब हमारे पास f की वैल्यू 1 है तो उसने कहा रिटर्न कर दो 1। अब वो रिटर्न 1 जो हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन सॉरी रिजल्ट यूं कह लें कि सस्पेंड हुआ था उसके अंदर ऐड होके वो मल्टीप्लाई टोटल करके स्टेटमेंट बन गई है। रिजल्टेंटली इसी स्टेटमेंट की इसी रिटर्न की वजह से हमारे पास रिजल्ट आउटपुट में आया है, क्योंकि ये वाला जो रिटर्न था ये तो एक फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा था, एल्स वाला रिटर्न।
मैम ये कंफ्यूजन थी। मैम जो अब इफ कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तो वो रिटर्न कर देता है, तो वो फंक्शन से बाहर आ जाता है, तो वो एल्स में तो फिर जाते ही नहीं, तो फिर इधर कैसे वो दोबारा इसके अंदर से। अच्छा, अब मैं इस तरह से आपको, जैसे मैम ने थोड़ा सा आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करें। आपने वो एक स्टेटमेंट पकड़ी हुई है ना कि जब रिटर्न आ जाता है तो वो फंक्शन से बाहर आ जाता है। फंक्शन से बाहर उसने ऐसे ही नहीं आ जाना, उसने कोई वैल्यू सेव करनी है। ये पहले एक कंसेप्ट। उसे वैल्यू वन तो मिल गई है ना, रिटर्न में से वन वैल्यू मिलनी है, वो ऊपर एन को पास कर ठीक देगा है, वन। वन मिल गई है, बिल्कुल मिल गई है। अब आप हाँ ये जी। सोचिए, वन मिलने से पहले भी तो रिटर्न कितनी दफा कीवर्ड यूज हुआ है, उसके ऑपरेशन में भी हमें वैल्यूज मिलती रही हैं, और वो वैल्यू को सॉल्व करते करते हमारे पास वन आई है। अब वो जो इस रिटर्न यही कहता था कि इसको पुश करो फंक्शन से बाहर। जैसे विजुअलाइजर में मैम ने अभी जब दिखाया, तो यहाँ पे कहीं अगर मेरा माउस आपको नहीं नजर आ रहा होगा कर्सर, यहाँ पे वो वैल्यूज आती जा रही थी 5 4 3, और फिर दोबारा फंक्शन कॉल हो जाता था। यस ये समझें कि आप, अब मैं ये समझाने के लिए कह रही हूँ, बिल्कुल कोई टेक्निकल टर्म नहीं है इसमें, कि ये जो चीज है ना, ये रेक्टेंगल, ये फंक्शन से बाहर रिटर्न कह रहा है कि फंक्शन से बाहर आओ इधर। अब पहले में उसको मिल गया 5, फिर लेकिन फंक्शन कॉल की वजह से मजबूरन उसको दोबारा फंक्शन में जाना पड़ा। फिर 4 मिला, फिर फंक्शन कॉल, और एंड पे जब 1 मिला तो भी यहाँ पे उसने बाहर लेके आ गया। लेकिन यहाँ पे अब दोबारा फंक्शन कॉल नहीं हुआ, तो उसको दोबारा फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं थी। अब ये वो पूरी रिटर्न ने अपने पास वैल्यू स्टोर की हुई थी, लेकिन इन सब के दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल भी था, इसलिए ये अब वो। तो मैम इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमने लास्ट पे हमें एफ ऑफ, जब हमारे पास से वैल्यू टू थी एन की, और हमारे पास जो फैक्टोरियल कॉल हुई थी लास्ट पे हमारे पास एफ ऑफ वन, तो ये जो हमारे पास जो लास्ट कॉल हुई थी एफ ऑफ वन, जो रिटर्न आया वो मैम वो जो हमारे पास लास्ट कॉल हुई है एफ ऑफ वन, ये उसको पास हुआ हो। ऐसे ही है ना मैम। एफ ऑफ वन किसको पास हो गया? एल्स को पास मैम हो गया। मैम ये हम एस में जब हमारे पास लास्ट वैल्यू यानी हमारे पास टू आएगा ना एन, जी। तो जब ये लास्ट में हमारे पास फैक्टोरियल में जाएगा तो टू माइनस वन करेगा, यानी हमारे पास इधर हो गया टू मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वन, ऐसे ही ना लास्ट हाँ वाली हमारे पास में। और ये जो जी। हमें जब वो वन आएगा तो उसने जो रिटर्न वन किया है, तो हमारे पास ये जो रिटर्न वन है ये पास हो जाएगा हमारे पास से ये फैक्टोरियल ऑफ वन के पास, ऐसे ही। फिर वो इस तरह वो पीछे मल्टीप्लाई करते जाएगा, फोर से थ्री से टू, तो फिर वो जी, लास्ट वाला ये रिटर्न हमारे पास, तो ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसे ही है। आप जी बस मैं इस चीज आपको आप क्लियर है। ओके, ठीक है। जी। चलिए, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट दिया कि अगर रेक्टेंगल है जिसके अंदर वो चीजें स्टोर करता जा रहा है, एंड वाला जो रिटर्न है, जो इफ का रिटर्न है जिसने वन रिटर्न किया है, वो भी स्टोर किया। अब इसने ये पूरी कैलकुलेशन दिखानी थी सेव करके, और उनके दरमियान क्योंकि मल्टीप्लाई था, तो वो एक रिजल्टेंट नंबर जो हमारे पास आ रहा था वो आउटपुट में शो हो गया। किसी और का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में? मैम हम ना कंटिन्यू करें? और मैम थैंक यू। अच्छा मेरे पास अब जो अगला टॉपिक है ना वो है लैम्डा इन पाइथन। अब हम लोग जो लैम्डा फंक्शन जो है ना, ये भी एक तरह से ना। इंटरप्शन के लिए सॉरी, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। जी। एक्चुअली कल के सेशन में किसी ने कहा था कि अगर ये अच्छी चीज़ है कि अगर हम लोग प्रैक्टिस करें रोज की। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट ऐड किया कि रिकर्जन का यही टॉपिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फैक्टोरियल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि किस तरह से रिकर्जन काम करती है। सेम ऐसे ही आपने रिकर्जन का एक प्रोग्राम लिखना है। फिबोनाची आई थिंक इसको कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस में कोई एक नंबर फाइंड करने के लिए। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है कि 0 और 1 दो नंबर्स हैं, उसके बाद इन दोनों को प्लस करके, यानी लास्ट 2 को प्लस करते हुए नेक्स्ट हमारे पास मिलता जाएगा 0 1 0। wait a minute, 0 1, और फिर 0 और 1 को प्लस करें तो 1,
1 और 1 को प्लस करें तो 2, 2 और 1 को प्लस करें तो 3, 3 एंड 2 को प्लस करें तो 5 अप टू 100 ये चलता जाता है, रुकता नहीं है। ये होती है फिबोनाची सीक्वेंस। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। और इसका इस तरह से प्रोग्राम लिखना है कि अगर मैं कहूँ कि आपने सेकंड फिबोनाची नंबर फाइंड करने तो उसके लिए होगा सेकंड इसमें है 1 तो आउटपुट आपको मिले 1। और अगर मैं कहूँ कि फिफ्थ फिबोनाची नंबर आपने करना है फाइंड तो वो 5 होगा। ये सेकंड नंबर ये वाला 1 होगा क्योंकि 0 तो 0 है। ये आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना है रिकर्जन के थ्रू। और इसका फार्मूला भी मैं लिख देती हूँ, आप इसको गूगल कर लें अगर आपने मैथ में ये नहीं पढ़ा हुआ तो। फिबोनाची सीक्वेंस में n हमें फाइंड करने के लिए n-1 के अंदर ऐड कर देना होता है n प्लस f of n माइनस। क्योंकि यानी कि अगर हमने सेकंड करना है 2 की हमने पोजीशन फाइंड करनी है तो पीछे वाले 2 को हमने ऐड करना है 1 + 1 फिर 2 आ जाएगा 3 फिर 1 + 2 होगा तो 3 होगा। तो यानी ये चीज होती है, आपने रिकर्जन के थ्रू ये प्रोग्राम इसका लिखना है। मैं स्लैक में भी ये शेयर कर दूंगी। अगर मेरे ख्याल से एक ही प्रोग्राम काफी है, प्रॉब्लम काफी है। कल फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आप लोग इसको ट्राई करना, अगर ना हो पाया तो टोटली ओके। जी मैम, हमना अब टू मैम तो अब जो है ना हमारा वो लैम्डा फंक्शन था, जैसे बाकी फंक्शंस होते हैं हमारे पास कुछ यूजर डिफाइंड और कुछ बिल्ट इन फंक्शन, इसी तरह जो है ना हमारे पास एक लैम्डा भी बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर। ठीक है, अब हम उसका काम देखते हैं कि वो क्या काम करता है। लैम्डा फंक्शन इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन दैट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट कैन ओनली हैव ओनली वन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू, मतलब x के अंदर मैं एक काम कर रही हूँ कि मैं जो है ना वो 4 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना चाह रही हूँ और उसकी वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसी फंक्शन को जो है ना मतलब एज अ फंक्शन लेके इसके अंदर मैं एक b दूं और b के अंदर जो भी मेरी x की वैल्यू है ना वो मल्टीप्लाई करा के उसको अब मैं अपने बी के अंदर स्टोर करवा के जो है ना वो रिटर्न करूँ। इसके लिए जो है ना मैं अपना लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल करती हूँ। वो क्या काम करता है, जैसे नॉर्मल फंक्शन में हमारे पास ये फर्क होता है कि वो डेफ फंक्शन बनाते हैं एंड मैं कोई भी फंक्शन का नाम रख लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रख लेती हूँ मल्टीप्लाई, जो कि क्या क्या काम करेगा मेरे पास जो है ना वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर एक पैरामीटर दे देती हूँ, मैं कह देती हूँ a। ठीक है, और मैं फिर रिटर्न पे लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या करो, मुझे जो है ना मेरे a मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब जो भी मैं a की वैल्यू नीचे दूंगी ना मुझे उसको मल्टीप्लाई करा के ना 2 साथ वो रिटर्न कर दूं। तो इस चीज के लिए मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, मैं प्रिंट के अंदर जो है ना मैं अपना इसी फंक्शन जो मैंने मल्टीप्लाई बनाया था इसको मैं लिखूंगी एंड आफ्टर दैट मैं सिंपली जो है ना अपनी वैल्यू ए की देने के लिए मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी, जैसे यहाँ पे डाल देती हूँ 2। ये क्या करेगा, मेरे इस ए की वैल्यू को एज अ 2 कंसीडर करेगा एंड 2 कंसीडर करने के बाद जब इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कराएगा ना तो मेरे पास यहाँ 4 रिटर्न रिजल्ट कर देगा। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं जिसके अंदर जो है ना बाय विदाउट यूजिंग माय डेफ, ठीक है ना, डेफ फंक्शन को इस्तेमाल किए बगैर मैं एक ऐसा फंक्शन यूज करूं जो कि मेरे पास वेरिएबल के अंदर एक वैल्यूज या एक्सप्रेशन को स्टोर करवा के उसका आंसर रिटर्न करे, जैसे कि इसने मल्टीप्लाई वाले ने किया। ठीक है, इसको कराने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपना यही मल्टीप्लाई नाम का एक वेरिएबल दूंगी इसको। ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा होगा, मेरे पास जो है ना वो मल्टीप्लाई करा रहा होगा। ठीक है, उसके साथ मैं लिख दूंगी लैम्डा। लैम्डा जो है ना मेरे पास ये कीवर्ड ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जिसको हम लोग हटा नहीं सकते। ठीक है, बजाय हम इसे अपने से कोई नाम देने के अनडिफाइंड कोई से भी हम इसको
प्री डिफाइंड नेम जो दिया गया है ना हमारे पास लैम्डा, हम वो यूज करेंगे एंड साथ में वो एक्सप्रेशन यूज करूंगी या वो वेरिएबल यूज करूंगी जिसके अंदर मैं इन दोनों की वैल्यूज जो है ना वो स्टोर करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ लिखती हूँ x, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, सॉरी ए लिख देती हूँ a, ठीक है, या फिर आप x भी लिख सकते हैं एंड मैं कह दूं a मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और साथ में मैं नीचे क्या कर दूं, मैं प्रिंट फंक्शन दे दूं, प्रिंट फंक्शन के अंदर वही सेम चीज कर दूं कि अपने मल्टीप्लाई के साथ वो वैल्यू दे दूं जो कि मैं मल्टीप्लाई कराना चाह रही हूँ अपने a के साथ। ठीक है, तो वो ये काम करेगा। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास सिंपल एक्सप्रेशन या फिर एक ऑपरेशन परफॉर्म होके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होके रिजल्ट कर दे दे विदाउट यूजिंग माय डेफ फंक्शन, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं उस टाइम पे अपना लैम्डा फंक्शन लगाती हूँ। लैम्डा मेरा क्या काम करता है, मेरे पास सिंपली वन लाइन वन एक्सप्रेशन के साथ काम करते हुए जो है ना मुझे मेरी वैल्यू रिटर्न कर देता है सेम तरह से जैसे मैंने पहले रिटर्न करवाई। ठीक है, काम सेम हो रहा है, बस एक काम हो रहा है कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ कोड कम हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जी हम डेफ बनाते होते हैं, इसके बजाय जो है ना हम यहाँ पे लैम्डा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो सो मैम ये जो आपने लैम्डा के साथ ए लिखा है, क्या चीज, जो आपने ये लैम्डा के साथ ए लिखा है, जो आप ए लिखा हुआ है लैम्डा के साथ, ये पैरामीटर है फंक्शन का। ये जो हम ऊपर पैरामीटर दिया था ना, जैसे एक्स यहाँ पे दिया था वैसे ही यहाँ मैंने इस कह तरफ दिया। देख ले एग्जाम्पल में, यहाँ पे ये प्रोडक्ट वाली में यहाँ पे जो जी, इसके सिंटैक्स से होता है कि हमने कॉलन से पहले उसके जो पैरामीटर तो होते हैं वो देते ये हैं एक्स और कॉलन के बाद पैरामीटर ही है उसके ना। जो फंक्शन परफॉर्म पे। बिल्कुल। तो ये भी हम में से ज्यादा है, ठीक है। फिर तो let's do some लाइंस ऑफ लैम्डा वाले function में। तो बेसिकली नॉर्मल हम जो ज्यादा यूज करें लैम्डा वाला फंक्शन यूज करें। आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक कहते हैं ना कुछ चीजें इस्तेमाल करने से हमें फायदा होता है। तो समझ लो जो लैम्डा फंक्शन है ना वो इसी चीज के लिए बना है कि जब हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट दी गई हो एग्जीक्यूट करवाने के लिए कि आप फॉर एग्जांपल मुझे प्लस करवा के दे दें या माइनस कोई भी सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करवा के दे दें, तो हम लोग जो है ना सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन एफिशिएंट कोड या एफिशिएंट मैनर, बजाय हम लोग ये करें कि उसका पहले फंक्शन बनाया उसमें पैरामीटर दें फिर मैं रिटर्न कराऊं फिर उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज करूं, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड बढ़ाएगा। ठीक है ना, इससे सिंपल मैं ये करूंगी कि मैं अपना एक लैम्डा फंक्शन लगाया, उसके अंदर वो एक्सप्रेशन दिया और वो वैल्यू दी एंड एट द एंड में अपनी वैल्यू डालने के बाद उसको सिंपली रिटर्न करा दिया। अगर आप दोनों के आंसर देखें ना तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो है ना मेरे पास फर्क ये है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो है वो कम होगी, एफिशिएंट वाला जो है ना वो लैम्डा वाला। ओके, हम ये कह सकते हैं जो लैम्डा वाला फंक्शन है उसमें हम जो वेरिएबल उसे एज ए फंक्शन के तौर पर यूज कर रहे हैं। वो वही काम हो रहा है कि मतलब लैम्डा फंक्शन जब नाम ही वही है कि हम एक फंक्शन जैसे लगा लेकिन रहे उस हैं। पर बकायदा हम फंक्शन को कॉल करते थे ना, इसमें हमने एक हम्म उसे वेरिएबल बनाते फंक्शन को एज ना, तो उस हम्म वेरिएबल के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। हम्म मैम ये जो वेरिएबल है ये फंक्शन का नेम ही है लैम्डा। अच्छा, आपकी आवाज काफी लैग कर रही है, आप एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। इस वेरिएबल का नेम हमने दिया है, ये लैम्डा फंक्शन, ये फंक्शन का ही नेम है लैम्डा वाले। ये ना फंक्शन का नेम है लैम्डा, जिसको हम लोग ना लैम्डा कीवर्ड साथ लगाते हैं। ठीक है, लैम्डा साथ में इसका जो सा भी वेरिएबल हमने पैरामीटर दिया होता है ऊपर, जैसे ऊपर एक्स दिया गया है ना वैसे ही हमने नीचे दे दिया एक्स, कि इस एक्स की वैल्यू जो है ना मैं आगे जाके दूंगी जिसको मल्टीप्लाई करा के ना वैल्यू मुझे रिटर्न करना। तो मैंने लगाया लैम्डा जो कि मेरा फंक्शन है।
या मेरा फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है, एंड देन साथ पे वो वेरिएबल जो कि मेरा ये बता रहा है कि या पैरामीटर के इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू। ठीक है, अब मैंने नीचे जब दिया है ना 4, तो वो क्या करेगा, वो उस x के अंदर 4 को ले लेगा एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करा के जो है ना मेरे पास सिंपली 8 रिटर्न कर देगा। ठीक है, यस। अच्छा मैं साथ इसकी के एक और एग्जांपल देख लेती हूँ। वो ये है कि अब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ऐड करवाने के लिए मेरे नाम दिया गया है। जो फंक्शन मेरे पास ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, मैं अब इसमें चाह रही हूँ मेरे पास x और y जो है ना वो दो वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, और मैं अब इनको ऐड अप करवाऊँ और ऐड अप करवाने के बाद जो है ना मैं इनका रिजल्ट या इनका सम जो है वो शो करूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगी, लैम्डा एज अ कीवर्ड साथ लगा रहेगा, x और y वो वैल्यूज होंगी जो कि मैं अंदर देना चाह रही हूँ। x फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 दे दिया एंड y मेरा दे दिया 9। जब इनको वो मेरे पास सम अप करेगा ना, तो इसका रिजल्ट जो आगे मुझे शो होगा वो कहेगा कि मेरे पास जो है ना वो 12 रिजल्ट आ गया। सेम प्रीवियस जैसा बस किया है। बस इसमें ये है कि हम लोग ऐड फंक्शन करवा रहे हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करा रहे थे। मैम इसे ऐड जो हमने करवाया है इसे हम एक न्यू वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं नीचे, जहाँ पे हमने मत- प्रिंट से डायरेक्ट करवा दिया ना। अगर हमने ऐड करवा के इधर कॉल करके, ये उसमें वर्क करेगा? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो वन, यहाँ पे तो हमारे पास कहा भी गया है कि जब आपके पास ओनली वन एक्सप्रेशन हो ना तब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। ओके। हम्म, अच्छा टाइम ओवर हो गया है तो अ, आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।